रंगापुरा के मेरे प्यारे मतदाता भाइयों और बहनों, मोरोमार असोमबासी राइज जोई जोईते मोई होकोलुके रंगली बिहुर शुभेच्छा जोनाइछु। बोहग बिहुर परिवर्तन आने मन रंगाली कोरी तुले। मैं सोच रहा था कि सुबह 10 बजे सभा रखी है, ये आसाम है, इतना जल्दी लोग कैसे आएंगे? रास्ते भी नहीं है, पक्की सड़क नहीं है। लेकिन ये आपका प्यार है कि इतनी बड़ी तादाद में सुबह सुबह ये मैदान भी छोटा पड़ गया। क्या प्यार दिया है आपने, मैं इसे भूल नहीं सकता मुझे। और मेरे आसाम के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, आपने जो प्यार दिया है ना, इसे मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत। और वो भी विकास करके लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। मैं कल भी आसाम में था, आज भी आसाम में हूं, दोपहर के बाद पश्चिम बंगाल जाने वाला हूं। लेकिन कल से आज मैंने जो दृश्य देखा है, मैं लोकसभा के चुनाव के दरमियान भी आया था, उसके बाद मैं कुछ सरकारी कार्यक्रमों के लिए भी आया था। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि आसाम में एक आंधी चल रही है, आंधी चल रही है जो कांग्रेस को जड़ से उखाड़ करके फेंक देगी। 15 साल से कुशासन का खात्मा हो जाएगा। असम में विकास का नया उदय होगा, ये मैं साफ देख रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, साफ देख रहा हूं। ये क्षेत्र है जो विकास से वंचित रह गया। और आसाम में क्या करते हैं, चुनाव जीतने के लिए जितनी सीटों का उनका मेलजोल होता है, सरकारी खजाना वहीं पर लगाते हैं, औरों की जरा भी परवाह नहीं करते हैं। और यही कारण है इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा गया है। भाइयों बहनों, ये असम में 1 करोड़ लोग, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 1 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये गरीबी किसने दी आपको? ये गरीबी किसने दी आपको? क्या आप में से कोई अमीर था,
कोई अमीर था, मोदी ने प्रधानमंत्री बनकर के आपको गरीब बना दिया, ऐसी कोई घटना है भाई? ये गरीबी 60 साल जिन्होंने सरकार चलाई, उन्होंने आपको दी है। मुझे बताइए, मेरे चाय बागान के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए, आपको गरीबी दिखती है कि नहीं दिखती है? गरीबी दिखती है कि नहीं दिखती है? आपके यहां बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा है क्या? अच्छी शिक्षा है क्या? आपको चाहिए वैसी शिक्षा नहीं मिलती है ना? ये आपको पता है ना? ये आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? आपके यहां सड़कें हैं क्या? सड़कें हैं क्या? गांव-गांव जोड़ने वाली सड़कें हैं क्या? दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़कें हैं क्या? आपको सड़क दिखती है क्या? दिखती है क्या? नहीं दिखती ना? तो आपके मुख्यमंत्री कह देंगे कि रंगापुरा के नागरिकों को सबको मोती बिंदु है, क्योंकि आपको ये कुछ दिखता नहीं है। मुझे बताइए, क्या पूरे असम को मोती बिंदु है क्या? ये कुछ दिखता नहीं है? हमारे गोगोई साहब कल बोल दिए कि मोदी को विकास दिखता नहीं है क्योंकि उनके आंखों में मोती बिंदु है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, बिल्कुल अंधा व्यक्ति, दोनों आंखों से कुछ नहीं दिखता है, वो भी अगर सड़क पे चलता है तो गड्ढा होता है तो पता चलता है कि नहीं चलता है? सड़क कच्ची है कि पक्की है पता चलता है कि नहीं चलता है? उसमें आपको मोती बिंदु है कि नहीं है, ये चेक करवाना पड़ता है क्या कि रोड ठीक है कि नहीं देखने के लिए? अरे गोगोई साहब, 15 साल इस राज्य ने आपको बहुत प्यार दिया। आपने जो मांगा, आसाम के भाइयों बहनों ने आपको दे दिया, आप पर विश्वास करके दे दिया, लेकिन आपने उनका विश्वासघात किया है। आपने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। और इसलिए इस चुनाव में मोदी की आलोचना करनी है तो करते रहिए, लेकिन आसाम की जनता की आंखों में ये पट्टी बांधने का पाप मत कीजिए। आप आसाम की जनता को अपने काम का हिसाब दो। मुझे बताइए भाइयों बहनों, अगर 15 साल से वो सरकार में रहे हैं, 60 साल से यहां कांग्रेस सत्ता में रही है, दिल्ली में भी 60 साल उनकी सरकार रही है, 10 साल तो आसाम से ही चुन करके उन्होंने प्रधानमंत्री भेजे थे, प्रधानमंत्री भी आसाम से थे। इतना सारी सरकारें आपके पास थी, इतनी सत्ता आपके पास थी, सारा खजाना आपके पास था, जरा हिसाब तो दो, आसाम के लिए आपने क्या किया? ये चुनाव आपके हिसाब का चुनाव है, आपको हिसाब देने का समय है। आप जनता जनार्दन की आंख में धूल झोंकने का पाप मत करो। भाइयों बहनों,
और गोगोई साहब क्या कहते हैं? बोले मेरी तो लड़ाई मोदी से है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई, ये लड़ाई होती क्या है और लड़ाई क्यों होनी चाहिए? अरे हम लोकतंत्र में हैं, हमें लड़ना है तो गरीबी से लड़ना है, हमें लड़ना है तो भ्रष्टाचार से लड़ना है, हमें लड़ना है तो अशिक्षा से लड़ना है, हमें लड़ना है तो बेईमानी से लड़ना है, हमें लड़ना है तो अंधश्रद्धा से लड़ना है। मेरे पास गोगोई साहब, आप लोगों ने मेरे लिए ऐसा काम छोड़ा है, ऐसा काम छोड़ा है, देश को इतना गरीब रखा है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। और गोगोई साहब, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संस्कार तो ये कहते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आप तो अब थोड़े सालों में 90 साल के हो जाएंगे, 90 साल के। आप जैसे बुजुर्ग का तो मैं सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, आपको नमन करता हूं। और हमारे देश में तो छोटों का काम होता है बुजुर्गों को नमन करना, आदर करना, और बड़ों का काम है हम जैसे छोटों को आशीर्वाद देना। क्या कोई बुजुर्ग छोटों से लड़ाई लड़ने की बात करेगा क्या? करेगा क्या? अब ये महाशय लड़ाई की बातें करते हैं। अरे आप में लड़ने का इतना दम है तो जरा गरीबी से लड़ो ना, भ्रष्टाचार से लड़के दिखा देते। लेकिन भाइयों बहनों, उनको ऐसी राजनीति करते रहना है। आप कांग्रेस पार्टी का पिछले 5 चुनाव का मैनिफेस्टो निकालो, 5 चुनाव का, आप देखना वही बातें ऊपर नीचे कर दी हैं, शब्द बदल दिए हैं, स्लोगन बदल दिए हैं, आपको परोसते रहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भाई कुछ तो करके दिखाओ, आप दुनिया क्यों दिखाते रहते हो हमको? लेकिन उनको कुछ करना नहीं है। भाइयों बहनों, यहां के नौजवान को रोजगार चाहिए, यहां के गांवों को सड़क चाहिए, यहां के बुजुर्गों को दवाई चाहिए, यहां के बच्चों को शिक्षा चाहिए, यहां की माताओं बहनों को सम्मान चाहिए। और सरकार का एक काम होता है भाइयों बहनों, सरकार का एक काम होता है, सरकार ने जिम्मेवारी निभानी होती है। लेकिन भाइयों बहनों, उनको काम का हिसाब देना नहीं है। और मेरा एक ही मंत्र है मेरे आसाम के भाइयों बहनों, मैं 3 एजेंडा पर काम कर रहा हूं, 3 एजेंडा लेकर के चल रहा हूं। मेरा सबसे पहला एजेंडा है विकास, मेरा दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास, और मेरा तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास में है। गरीबी से भी लड़ना है तो विकास करके ही लड़ा जाएगा, बेरोजगारी से लड़ना है तो विकास करके ही लड़ा जाएगा। आप मुझे बताइए, आज देश में एक जमाना था जब देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुस्तान के जो 5 सबसे अच्छे राज्य थे, संपन्न राज्य थे, सुखी राज्य थे, उन पहले 5 राज्यों में एक राज्य था असम।
लेकिन आजादी आने के बाद 60 साल कांग्रेस ने ऐसा कारोबार चलाया, ऐसे करतब किए, ऐसे कारनामे किए कि जो असम पहले 5 अच्छे राज्यों में था, वो आज देश के सबसे गरीब 5 राज्यों में आ गया। ये आपने असम को दिया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 4 तारीख और 11 तारीख को आप जब बटन दबाए ना, तो इनके 60 साल के पापों का चुन चुन करके हिसाब मांगिए, चुन चुन करके हिसाब मांगिए। आपकी मुसीबतों का कारण यही लोग हैं। आप मुझे बताइए, इस देश के गरीब को कभी बैंक में जाना है तो सोच सकता था? बैंक के दरवाजे तक जा सकता था? कांग्रेस पार्टी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और कहा था कि गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोल देंगे। 60 साल उन्होंने सरकार चलाई, 60 साल, लेकिन इस देश के 40% लोग जिन्होंने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था। और उसके कारण बेचारे को साहूकार के पास जाना पड़ता था, ऊंचे ब्याज से पैसे लेने पड़ते थे, और ये ब्याजखोर लोग इन गरीब का खून चूस लेते थे। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लेते हैं कि नहीं लेते भाई? गरीब आदमी को चूसने वाले हैं कि नहीं है? क्या ये पैसा गरीब को बैंक से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कम ब्याज से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये बैंकों पर गरीबों का हक है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी तो बैंकों को अमीरों के लिए खोल दिया, अमीरों के लिए। और कैसे कैसे अमीरों ने बैंकों के पैसे दबाए हैं, अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है। जेल के सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं है। मैं बता देता हूं भाइयों, ये पैसे, ये बैंकों से जिन्होंने पैसा लूटा है, वो पैसा बैंकों का नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा है, और वो मैं वापस ला करके रहने वाला। और जिन कांग्रेस सरकारों ने इन बैंकों के माध्यम से इन अमीरों की तिजोरियों को भर दिया है, उनका भी हिसाब चुकता होने वाला है मेरे भाइयों बहनों। लुटा दिया देश को इन्होंने, लुटा दिया मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की, गरीब के घर जाकर के बैंक के खाते खुलाने का अभियान चलाया। और मैं कह सकता हूं, गर्व के साथ कहता हूं कि बहुत एक मात्रा में हिंदुस्तान के गरीबों का आज बैंकों में खाते खुल गए हैं, बैंकों में पैसा जमा होने लगा है, और बैंकों से पैसा सीधा उनको मिलने लगा है। बिचौलिए, सारा देश बिचौलिए चलाते थे। अभी मोदी आया है, तब से ये बिचौलियों की दुकानें बंद हो गई है, और इसलिए चिल्ला रहे हैं मोदी बुरा है, मोदी निकम्मा है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। अरे मोदी को जितनी गालियां देनी हो दो, मोदी को जितना बदनाम करना है करो, लेकिन बिचौलियों के अब दिन अच्छे कभी नहीं आने वाले, ये पक्का मान करके चलो। बहुत मौज कर ली, 60 साल तक कर ली, गरीबों के नाम पर देश को लूट लिया, अब वो लूटना संभव नहीं होने वाला है। और इसलिए आपको मोदी से तकलीफ होना बहुत स्वाभाविक है, आपको परेशानी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर भला होगा तो मेरे देश के गरीबों का भला होगा। मुझे बताइए, गरीब को, क्या इस देश का गरीब किसी भी सरकार को ये कहता है कि मुझे
महल चाहिए। किसी गरीब ने सरकार से महल मांगा है क्या? कोई गरीब सरकार से महल मांगता है क्या? वो तो कहता है साहब मैं गरीब हूं, रहने के लिए एक छोटा सा घर मिल जाए बस मेरा अपना। गरीब को रहने का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब का उसका अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं बराबर ताकत से लगा हूं। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, मैं एक एक गरीब परिवार को उसका अपना घर देना चाहता हूं, अपना घर देना चाहता हूं। मैं जानता हूं काम बहुत बड़ा है, लेकिन देश भी तो बहुत बड़ा है। क्यों नहीं होना चाहिए? और इसके लिए अगर तिजोरी खाली करनी पड़े तो मैं कर दूंगा, लेकिन गरीबों के लिए मकान बना करके रहूंगा। अब हमने गोगोई साहब को पैसे भेजे, इस काम के लिए भेजे कि भाई ये गरीबों के लिए घर बनाने जरा काम करवाओ, क्योंकि हमें पैसे तो राज्य सरकार के द्वारा ही करना पड़ता है काम। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ मोदी जी आपका ये इरादा है, मैं भी काम करूंगा, लगाऊंगा, गरीबों को मकान देने के लिए काम करूंगा। आपको हैरानी होगी, भारत सरकार ने पैसे भेज दिए, अभी तक गरीबों के घर के लिए 1/3 रुपये तिजोरी से निकाले गए हैं, बाकी 2/3 रुपये तिजोरी में सड़ रहे हैं। क्या दिल्ली से पैसे सड़ने के लिए भेजे हैं क्या? गरीब का घर बनाने के लिए उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब का घर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है, उनको ये काम करना नहीं है, बस बातें करनी है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर इरादा हो तो परिवर्तन आया जा सकता है। आपने देखा होगा रेल कनेक्टिविटी, हमारी सरकार बनने के बाद देश के इस पूर्वी इलाके को रेलवे का नेटवर्क देने के लिए आजादी के बाद इतना खर्चा कभी नहीं किया गया होगा जितना खर्चा हमने पिछले 1.5 साल में कर दिया। रेल की पटरियां डालो, गेज बदलो, नई ट्रेनें चालू करो। और आज मुझे खुशी है कि ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर 510 किलोमीटर ब्रॉड गेज का रेल प्रोजेक्ट संपन्न हो गया। रंगिया, रंगपाड़ा, नॉर्थ लखीमपुर, मुरकोंग से लखनऊ, ये सारे इलाके को जोड़ने का काम मेरी सरकार ने पूरा कर दिया भाइयों बहनों। और इस रेलवे का, और आज रंगापुर आया हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया रोड बनाने के लिए लगाने का तय किया। भारत सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया रकम कम नहीं होती है भाई। और कालियाबोर तेनाली से डोलाबारी 17 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 4 लेन करीब करीब 600 करोड़ रुपया लगेगा। जामुगुरी से विश्वनाथ चरियाली नेशनल हाईवे करीब करीब 450 करोड़ रुपया लगाए जाएंगे। विश्वनाथ चरियाली से गोहपुर करीब करीब 1000 करोड़ रुपया लगाया जाएगा। भाइयों बहनों, अकेले इस इलाके में रोड नेटवर्क के लिए 2000 करोड़ से भी ज्यादा लागत लगाई जाएगी। ये 2000 करोड़ रुपया आएगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने रोड बनेंगे तो यहां के आर्थिक विकास होगा।
और इसलिए हमारी कोशिश है, मैं तो हैरान हूं, जिस प्रदेश के पास इतनी बड़ी भव्य मां ब्रह्मपुत्रा हो, ब्रह्मपुत्रा नद कहते हैं उसको, नदी नहीं कहा जाता। इस ब्रह्मपुत्रा के किनारे पर लोगों को पीने का शुद्ध पानी न मिले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भाई। जहां पानी नहीं है, वर्षा होती नहीं है, नदियां नहीं है, वहां की दिक्कत तो कोई समझ सकता है, लेकिन जहां इतना पानी हो फिर भी लोग प्यासे हो। तरुण गोगोई जी, जरा जवाब दो, ये परिस्थिति किसने पैदा की है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैंने आरंभ में कहा, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, रेल हो, यातायात हो, हम असम की शक्ल सूरत बदलना चाहते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई, युवाओं के लिए कमाई और बुजुर्गों के लिए दवाई। भाइयों बहनों, पढ़ाई, कमाई और दवाई हर परिवार की जिंदगी बदल देगा। बिजली, पानी, सड़क गांव और जिला और राज्य की शकल सूरत बदल देगा। उन सपनों को लेकर के हम चले हैं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। 4 तारीख हो, 11 तारीख हो, ऐसा मतदान कीजिए, ऐसा मतदान कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी बहुत भारी बहुमत से जीत करके आने चाहिए। आधा अधूरा मत छोड़ना भाई, वरना आपका भविष्य अधर में लटक जाएगा। कभी भी आधा अधूरा निर्णय मत करना। आज देखिए, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे पूरी ताकत से बताएं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंग्लैंड में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जर्मनी में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या कारण 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 है? अरे मोदी कारण नहीं है भाइयों। ये जो जय जयकार हो रहा है उसका कारण आप लोग हो, 125 करोड़ हिंदुस्तानी हो। ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई और उसके कारण मोदी दुनिया के किसी नेता से जब हाथ मिलाता है ना, तो दुनिया के नेता को मोदी नहीं दिखता है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। ये ताकत होती है। और इसलिए असम को भी आप चाहते हैं असम का जय जयकार हो? आप चाहते हो असम का जय जयकार हो? आप चाहते हैं हिंदुस्तान में असम का जय जयकार हो? आप चाहते हो हिंदुस्तान के हर कोने में असम का जय जयकार हो? तो असम में भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना करके दिखा दो और फिर हिंदुस्तान का बच्चा पढ़ने लगेगा, ए फॉर असम, ए फॉर असम। भाइयों बहनों, असम का आनंद सर्वानंद है। असम का आनंद सर्वानंद है। ए फॉर असम, ये सपना लेकर के हम चल पड़े हैं। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी मात्रा में आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। 11 बजे रेडियो पर, आज मन की बात का दिवस है, तो 11 बजे रेडियो पर मन की बात सुनने को मिलेगी आपको। अपनेपन की कुछ बातें करूंगा फिर से,
लेकिन आपसे आग्रह करता हूं कि 4 तारीख हो या 11 तारीख, ऐसा बटन दबाओ कि आपके आसाम में विकास के नए युग का दरवाजा खुल जाए। ऐसा बटन दबाओ और भारतीय जनता पार्टी और साथियों को जिताओ। सारे आगे आ जाइए भैया साहब, कैंडिडेट सारे आगे आ जाइए। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो।